हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टाइप की, जो है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन CF प्लस PI की फॉर्म में निकाला जाता है। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो इक्वेशन होती है किस टाइप की होती है, क्या इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, और फिर हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की, क्या न्यूमेरिकल इसके लिए सॉल्व किए कैसे जाएंगे। तो चलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें n जो है वो इसका ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर मतलब किसी भी फंक्शन को आप कितनी बार, मैक्सिमम कितनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, या उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो वो होता है उसका ऑर्डर। तो यहां पर n इसका ऑर्डर है। अगर मैं n की बात करूं तो n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू n इज ऑर्डर। ठीक है, यहां पर हमारा A1 A2 A3 जो भी हमारा लिखा हुआ है, ये A1 A2 an-1 an, ये सब क्या है, कांस्टेंट हैं। साथ ही साथ जो q है या तो वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वो x का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इस q पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अभी हमने बात की थी CF प्लस PI की। ठीक है, तो ये जो CF प्लस PI है ये इस q पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं CF की बात करूं तो CF इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट के लिए होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि PI इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस q का रोल बहुत कुछ है इसमें। अगर इस q की वैल्यू 0 हो जाए, अब आप इसकी कैटेगरी पर, ठीक है, क्योंकि q बहुत कुछ डिफाइन कर रहा है। अगर मैं q को 0 कर दूं, इफ q इज 0, तो हमारी जो इक्वेशन है उसे हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर। ठीक है, अब इस केस में जो है वो PI कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन होगा y वो क्या निकलेगा, केवल CF निकलेगा। बस हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो हमारा ये सॉल्यूशन इसमें निकल जाएगा। ठीक है, उसी के अपोजिट अगर मैं q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि वो 0 नहीं है, तो अब उसे हम बोलेंगे हम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस केस में हमारा जो y होगा वो पूरा CF प्लस P डॉट I निकलेगा। तो CF जो है वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा जो डिफरेंशियल पार्ट है उसके लिए डिफाइन होता है, और जो PI होता है वो Q पर डिपेंड करता है, यानी Q से रिलेटेड वो होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। Q को 0 कर दोगे, हमारी जो इक्वेशन होगी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अगर Q 0 नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ऐसे केस में सॉल्यूशन होमोजीनियस के लिए केवल CF निकाल लो और नॉन होमोजीनियस के लिए आपको CF और PI दोनों निकालना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तुमने यहाँ पे इसके फुल फॉर्म लिख दिए। अगर भूल जाओ तो याद करने के लिए इसको लिख लेना कहीं पर, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आते हैं इसके प्रोसीजर पर। तो भाई ये हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में केवल हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, और नॉन होमोजीनियस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन? हमने क्या बोला कि Q को 0 कर दो। हमने यहाँ पे क्या करा, Q को 0 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा जो d अपॉन dx है उसकी जगह मैं क्या रख दूं, कैपिटल D एक वेरिएबल रख दूं, जिससे मेरा एक सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और y को हम क्या कर देंगे, इसमें पूरे में से कांस्टेंट रख देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, d टू द पावर n a1 dn-1। किया कुछ नहीं है, बट dy dx की जगह क्या रख दिया, d रख दिया, केवल d रख दिया, कैपिटल D। ठीक है, उससे एक फायदा होगा, अभी बताते हैं क्या होगा। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब इससे बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, d की जगह अब m रख दो और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे 0 कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिल गई, इक्वेशन मुझे ये वाली मिल जाएगी, m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0। क्या करा, y को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भेज दिया, वो 0 हो गया, गायब हो गया, y गायब हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गई n डिग्री की। n डिग्री की अगर इक्वेशन मिल गई तो इक्वेशन के हम रूट निकाल सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, इसकी नेक्स्ट प्रोसेस, हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। अब हमारा जो CF होगा इन्हीं रूट्स के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, फाइंड किया जाएगा इनको। हमने मान लिया कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या निकलने, अगर n रूट है तो कहां तक अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो रूट कहां तक निकलेंगे, n तक निकलेंगे। अगर सेकंड डिग्री की अगर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 रूट निकलेंगे। अगर उसका डिग्री 3 है तो 3 रूट निकलेंगे। तो इस तरह से अगर n रूट है तो n डिग्री है तो n रूट्स इसके निकलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन रूट्स के बेसिस पे CF को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम केवल और केवल सॉल्यूशन के लिए CF निकालेंगे, PI को इसमें कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही। ठीक है, चलो अब आगे हम चलते हैं
किन रूट्स पर हमारा ये जो CF है वो डिपेंड कैसे करता है। ठीक है, अब जहां पर भाई जो बताऊं उसे अच्छे से या तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तंद्रा में बैठ के हवन यज्ञ करो या हिमालय में जाके तपस्या करो, कुछ भी करो, वो याद रखना है, माइंड में सेट रखना है उसको, क्योंकि अगर वो भूल गए इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यानी कि वो आपको क्या करना है, याद ही रखना पड़ेगा। चलो आगे चलें। पहला, अगर आपके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो क्या बनेगा, ये वाला फॉर्म बनेगा CF का। C1 e⁻m1x कहां तक जाएगा, वो Cn m(n)x तक जाएगा। इस फॉर्म में आपको उसको लिखना है, पहला। दूसरा, अगर आपके रूट्स रियल और इक्वल हैं, रियल और इक्वल, इसमें एक चीज हम ऐड कर देते हैं, हमारे दो रूट है m और m2, ये दोनों कैसे इक्वल है। ठीक है, m और m2 इक्वल है, बाकी के अलग अलग है, m और m2 इक्वल है, बाकी के अलग अलग, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हाँ, अगर अलग अलग रूट भी आ सकते हैं, रिपीटेड भी आ सकते हैं, तो क्या होगा, मतलब ये रिपीटेड रूट की बात कर रहे हैं, रियल एंड इक्वल मतलब रिपीटेड। ठीक है, अगर ऐसा तो क्या होगा, तो भाई m1 m2 दोनों इक्वल है, तो एक रूट के लिए हम केवल m1x ले लें और बाकी C1 + C2x आ जाएगा, क्योंकि दो रूट है तो कोएफिशिएंट कितने आएंगे, दो आएंगे, दो रूट है तो दो कोएफिशिएंट। ठीक है, C1 C2 आएगा ही आएगा, तो कैसे लिखेंगे उसको, C1 + C2x e⁻m1x, और बाकी के कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो डिस्टिंक्ट और रियल है ना, तो जैसे ऊपर वाला चला ये C1 + C2 C3, ऐसे ही C3 से वो स्टार्ट हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बन गया हमारे लिए रिपीटेड रूट्स के लिए। अब रूट आके इमेजिनरी हो, तो अभी हमने बात की भाई रियल डिस्टिंक्ट होंगे तो क्या होगा, रिपीटेड होगा तो क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करोगे। कॉम्प्लेक्स के केस में हमारा एक जो आएगा रूट वो क्या आता है, अल्फा प्लस जे बीटा, ये वाला, और दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस जे बीटा की फॉर्म में होगा। अगर ऐसा आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा CF होगा, वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स e⁻α(x). याद रखना, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब याद रखना। ठीक है, एक और हम इसमें सेक्शन ऐड कर देते हैं। अगर आपके दो रूट्स m1 m2 और m3 m4 ये कैसे आए, इक्वल आए, तो क्या करेंगे। ठीक है, टू पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आर इक्वल, तो क्या होगा, e⁻α(x), इसको हम इस तरह से फॉर्म में लिख देंगे, C1 C3 C3 + C4x sin बीटा एक्स, इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो ये जो सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। चलो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पर। हमने पहली बात की थी, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस है, एक बार देख लें इसको। प्रोसेस है कि भैया इसकी पहले क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस क्या है, रूट्स निकालने हैं। तीसरी प्रोसेस चेक करना है कि रूट आपके किस टाइप के हैं, जिस टाइप के रूट हैं उसी टाइप का सॉल्यूशन आपको लेना है। तीनों स्टेप क्लियर हो गई। चलो अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर। ये ना मेरा पहला न्यूमेरिकल, d² dx² - 4dy dx + 3y = 0, और उसने हमें कंडीशन दी हुई है कि x 0 है तो हमारा y = 2 होगा, dy/dx = 1 होगा। ठीक है, कंडीशन से वो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसके रूट्स निकालना है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर उसके रूट, और फिर देन कंप्लीमेंट्री फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हमको लेकर के सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, d/dx के कैपिटल D ले लें। ठीक है, क्या बनेगा ये कैपिटल D में, ये बनेगा d² - 4d + 3y, बाहर आ जाएगा = 0। अब d की जगह m रख दें, m रख दें तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। और y को क्या करें, y को क्या करें, इधर भेज दो, 0 कर दो, गायब कर दो इसको। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अब आ गया m² - 4m + 3 = 0। लो साहब, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। रूट्स क्या निकलेंगे इसके, रूट्स तो फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, फैक्टर निकालो, रूट निकल गए। m माइनस एक आएगा 3, और एक क्या आ रहा है, m - 1 से आ रहा है, 3 1 3, 4 3 + 1 3, ओके, -3 - 1 - 4, करेक्ट हो गए। ठीक है, यहां से मुझे मिल गया m1 = कितना मिला, 3 मिला, और दूसरा जो रूट मिला वो कितना मिला, मुझे 1 मिला। जरा देखो ये कौन सा फॉर्म है, सारे के सारे रूट्स कैसे हैं, रियल है, सारे के सारे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग। अब कौन सा CF लोगे, चलते हैं हम स्क्रीन पर, पिछली वाली, ये रहा। इफ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये वाला लेना है। कितने रूट हैं अपने पास, दो ही रूट हैं, तो सिर्फ हम C1 और
C2 को कंसीडर करेंगे, आगे वाला हम हटा देंगे। ठीक है, हमारे 2 ही रूट है तो 2 कोफिशिएंट के साथ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं भाई। CF तो हमारा जो y इक्वल टू क्या हो जाता है, CF हो जाता है। हम सीधा सीधा लिख लेते हैं इसको इस तरह से, C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। m2 ऑलरेडी 1 है तो ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। ठीक है, अब आता है इन कंडीशन की बारी, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए C1 C2 जो हमारे कोफिशिएंट हैं इनको फाइंड करना जरूरी है, अदरवाइज C1 C2 में ही रह जाएगा। कंडीशन गिवन है तो निकाल लो, कंडीशन गिवन नहीं है तो उसको यहीं छोड़ दो, कंडीशन गिवन नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, चलो कंडीशन गिवन है हमारे पास, हम लग सकते हैं। उसने बोला x 0 है तो y इक्वल टू 2 है, तो ठीक है, एक बार क्या रख देते हैं हम, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इससे पहले अपन एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं, dy dx। जरा देखो यहाँ पर एक y इक्वल टू 2 बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, dy अपॉन dx भी बोल रहा है। तो इस इक्वेशन का अपन dy dx और निकाल लेते हैं, किसका, इस वाली इक्वेशन। इसको 1 बोल दें, इसको 1 बोल देते हैं अपन। ठीक है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। अब इसका dy dx निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा इसका dy बाई dx, जरा बताओ तो। 3c1 e टू द पावर dx निकलेगा प्लस c2 e टू द पावर x निकलेगा। फाइन, क्लियर हो गई बात। इसे सेकंड नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इन इक्वेशंस में हम इनको पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 रख दो, y इक्वल टू क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, c1 प्लस c2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट dy अपॉन dx 1 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 है, 3c1 प्लस c2 मिलेगा। भैया देखो, इसको सॉल्व करना आता है, बड़े आराम से हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। माइनस 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 सब्सट्रैक्ट कर लो, c1 कितना मिलेगा यहाँ पर, -2 1, माइनस का 1/2 मिलेगा। ठीक है, c1 माइनस का 1/2 आ गया तो c2 कितना आएगा, माइनस का 1/2 प्लस 2 टू 4 प्लस 1, 5/2, 5/2 ये आ गया हमारा। तो हमारे c1 और c2 दोनों कैलकुलेट हो गए, उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या आ गया, y इज इक्वल टू c1 माइनस 1/2 e टू द पावर 3x प्लस c2 5/2 है, 5/2 e टू द पावर x। तो पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, नेगेटिव वाला बाद में लिख लेते हैं। 5/2 e टू द पावर x माइनस 1/2 e टू द पावर 3x। देखो जरा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमने अपने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर था उसको फॉलो किया और हमने एक सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो इसी तरह से सॉल्यूशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, फाइंड किया जाएगा। एक बार और इस स्टेप को अपन रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या कौन किस तरह के प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो पहला है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, पहला। दूसरा रूट निकालो, अच्छा इसको हटा देते हैं, अदरवाइज 1 2 से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये पहला स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ठीक है, दूसरा रूट निकालो, अगर कंडीशन गिवन है तो ठीक, नहीं तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, रूट्स को चेक करो किस टाइप का रूट है, और उस टाइप का जो CF है या CF का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें उसको लिख लो। अब कंडीशन अगर गिवन है तो C1 C2 की वैल्यू निकाल लो, अदरवाइज रहने, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें कंडीशन गिवन थी तो हमने पूरा उसको आगे तक हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है, और हमें यहां से हमने इसका फाइनल जो सॉल्यूशन है विद गिवन कंडीशन हमने वो कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन निकालना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy dx प्लस 10y इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे मिलेगी, जब भी हाईएस्ट ऑर्डर हो उसकी जगह लिख दो m स्क्वायर, लिख दो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 10, क्योंकि y तो 0 की तरफ जाता है कॉमन होकर के, तो बस हमें ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं, बन गया। अब क्या निकालना है, इसके फैक्टर निकालें। अब जरा देखो, ये 2 है ये 10 है, फैक्टर ऐसे निकालने वाले हैं नहीं, तो रूट कैसे निकालें, फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, फॉर्मूला लग जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, लगा देते। ये मिलेगा मुझे +2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो 4 माइनस का कितना आएगा, 40 आएगा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से m, तो 2 प्लस माइनस, इस पूरे में से 4 को कॉमन ले लें और बचेगा कितना, 1 माइनस 10
अपॉन 2। अब जरा यहां देखो, ये भी 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, 4 को रूट से बाहर ले जाओ 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन होकर के इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आया 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 बचा, सॉरी माइनस 9 बचा। अब जरा देखो, माइनस का 9 आ रहा है, तो माइनस का 1 क्या होता है, जे होता है, 9 का रूट 3 होता है। तो अब रूट कैसा मिला, कॉम्प्लेक्स मिला, रूट हमें कॉम्प्लेक्स मिला। m1 की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये j3। ठीक है, m2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जे, यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3। जब कॉम्प्लेक्स है तो कौन सा सॉल्यूशन ले, अब हम तो हमें स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हम पहले वो लिखेंगे, फिर बाद में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स e की पावर अल्फा एक्स। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास है, सीधा सीधा इस फॉर्म में पुट कर दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स यानी कि 1। ठीक है, C1 cos बीटा एक्स 3x प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये हो गया। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने सारी इक्वेशन को हमने इसमें लिख लिया। अब सॉल्यूशन की बारी। सॉल्यूशन कैसे, गिवन हमें कंडीशन दी हुई है। अब जरा इसको देखो, y डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। ये क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, इसे बोलते हैं dy अपॉन dx। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन निकली है सॉल्यूशन की, टेम्परेरी हमारी जो इक्वेशन निकली सॉल्यूशन के लिए, उसका डिफरेंशियल ले लो, इसे हम बोल देते हैं 1। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे डिफरेंशियल। कैसे निकलेगा डिफरेंशियल, जरा देखो, ये e की पावर x और ये पूरा x का फंक्शन, यानी कि इसमें लगेगा डिफरेंशियल का मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन हम c1 को मान लेते हैं, c1 cos 3x को मान लेते हैं, प्लस c2 sin 3x, और e टू द पावर x का तो e टू पावर x होता है, प्लस अब यहां पर हम e टू द पावर x को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। जरा देखो, c1 का निकालें, कितना निकलेगा ये -3c1 sin 3x निकलेगा इसका डिफरेंशियल, प्लस 3c2 cos 3x निकलेगा। ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e टू द पावर x को पूरा ही कॉमन निकाल लो। अब जरा देखो यहां पर, ये cos और ये cos ये साथ में आ रहा है। ठीक है, तो cos वाले को हम पहले लिखेंगे साथ में, c1 प्लस 3c2 cos 3x लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, प्लस c2 माइनस, यहां से आएगा 3c1 साइन, ये आ गया पूरा हमारा कंप्लीट dy dx का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम कंडीशन रखेंगे और अपनी जो वैल्यू है c1 c2 की वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, y0 इक्वल टू 4, यानी कि y वाली इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दो 0। ये क्या होता है, ये x है, तो x की वैल्यू कितनी है 0 है। तो इस इक्वेशन में जहां भी x दिखाई दे वहां पे 0 पुट कर दो, जहां भी x दिखाई दे वहां पे 0 पुट कर दो। तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं लिखूंगा तो y इज इक्वल टू y ऑफ 0, पहले ऐसा लिख लें y ऑफ 0, या y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है ही तो डायरेक्ट ही लिखते हैं इसको अपन, y ऑफ 0 1 नहीं 4। ठीक है, 0 रख दें तो e की पावर x 0 तो 1 रह जाएगा, cos 3x, x की जगह मैं 0 रखूंगा तो क्या बनेगा मुझे cos 0, और ये बनेगा sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे c1। इसका मतलब मेरी पहली जो वैल्यू है c1 की वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई, c1 इक्वल टू 4। कहां से, किस वाली इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन। अब कौन सी वाली इक्वेशन की बात करेंगे हम, ये वाली इक्वेशन की, y डैश, कौन सी y डैश की इक्वेशन, तब ये रही। अच्छा, ये वाली नहीं, हमने तो नीचे निकाली है ना, ये रही, इसमें रखेंगे अब। ठीक है,
अब इसमें वैल्यू अगर हम रखें x इक्वल टू 0 तो e की पावर x 1, अगेन यहाँ पे वैल्यू 1 मिलेगी। अब जरा यहाँ देखो c1 प्लस 3c2 cos 0, तो cos 0 1, sin 0 0, इसका मतलब ये पूरा फैक्टर मेरा जो है वो खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखते ही सिर्फ ये वाला बचेगा c1 प्लस 3c2, तो c1 प्लस 3c2 बचेगा। ठीक है, अब मुझे c1 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो c2 कितना मिला यहां से, c2 कितना मिला, c2 मिला c1 की वैल्यू 4 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1, तो मेरा c1 भी कैलकुलेट हो गया, c2 भी कैलकुलेट हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 में रख दें, अगर 1 में रख देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है 4 cos 3x, c2 की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस साइन 3। तो भाई ये आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो किस तरह से ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, किस तरह से CF कैलकुलेट किया जाता है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, तो ये आपको ये स्टेप पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा होगा। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस के ऊपर है। तो हम नॉन होमोजीनियस में CF प्लस PI दोनों की बात करेंगे। तो CF तो हमने निकालना सीख लिया, अब हम PI की बात करेंगे, PI को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एंड देन सभी को ऐड करके जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो। तो ये नेक्स्ट पार्ट में